आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। इस एक घंटे में हम तमाम बड़ी अहम खबरों पर नजर डालेंगे और आज देश भर में कौन सी बड़ी खबरें हैं उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी अहम खबरों पर एक नजर डालेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाला है। खास तौर पर रेल प्रोजेक्ट जो है उनका शिलान्यास किया जाएगा। जम्मू की बात की जाए या फिर तेलंगाना की, इन दोनों जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 12:30 बजे इन सभी चीजों का शुभारंभ होने वाला है। बिल्कुल चिपन, अगली बड़ी खबर रहेगी जिस पर आज नजर बनी रहेगी, क्योंकि जो पत्रकार की हत्या छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी, मीडिया से काम करता हुआ ये पत्रकार था, लेकिन हत्या करने के बाद काफी सारे सवाल पूरे प्रदेश भर के अंदर खड़े हो गए थे और पत्रकारों ने वहां पर आक्रोश भी जताया था, मांग की थी कि वहां पर जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। उस मामले में फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और जो वहां पर मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विस्तार से इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, इसके बाद बात संबल की हिंसा के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि लगातार जो एएसआई की टीम है, एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई, लेकिन पुलिस का काम अभी बाकी है। पुलिस ने लगभग 52 जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया है और आज एक और दबंगई को जो है वो गिरफ्तार किया गया है जिसने कि दंगे वहां पर किए थे और उसके पास से कारतूस, तमंचे और अन्य चीजें भी यहाँ पर बरामद की गई हैं। लेकिन इस दंगे का नाम सलीम बताया जा रहा है, इससे पूछताछ की जा रही है और इससे पूछताछ के दौरान कुछ और गिरफ्तारियां भी संभावित तौर पर देखने को मिल सकती है। इधर बात करेंगे बिहार के पटना की, जहां पर प्रशांत किशोर को सुबह सुबह पुलिस ने वहां से उठा लिया है। वो गांधी मैदान पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और फिलहाल आज सुबह जब वहां पर पुलिस पहुंची तो प्रशांत किशोर को वहां से उठाकर एम्स में पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उनकी हालत ठीक है, वो स्वस्थ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि प्रशांत किशोर कहां पर है और पुलिस ने फिलहाल उन्हें कहां रखा है। ये पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल, यहाँ पर बात अब दिल्ली विधानसभा की भी होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले स्थिति क्या कुछ है दिल्ली के इस हवाले से अपडेट करेंगे, क्योंकि लगातार जहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा पोस्टर वॉर, उसी तरीके से दिल्ली में भी पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल उन पर लगाए हैं और उनका जवाब भी जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक द्वारा दिया गया। तो इस खबर पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जिन पर इस एक घंटे में हम और आप जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज कई बड़ी परियोजनाओं का जो शिलान्यास है वो करने वाले हैं। पीएम रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसी बीच में देश की कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में ये बड़ा अहम कदम जो है वो पीएम मोदी द्वारा होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात आपने शिफर कही है। लगातार रेलवे नेटवर्क को सुधारने के लिए और पूरे देश भर में कनेक्ट करने के लिए अब तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और नए साल पर नए तोहफे जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे पीएम मोदी रेल प्रोजेक्ट को लेकर लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने उद्घाटन किए थे और एक बहुत बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को दी थी और आज एक बार फिर से वो जम्मू कश्मीर में एक नया रेल डिवीजन के लिए उसका उद्घाटन करेंगे और साथ साथ तेलंगाना को लेकर भी बड़े वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। बड़े तोहफे तेलंगाना वासियों को दिए जा रहे हैं, जिससे रेल का जो पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरा जाल है देश के अंदर, वो भी मजबूत होगा और उसके साथ साथ यात्रियों को एक दूसरे जगह पर जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। बिल्कुल, बता दें कि तेलंगाना की बात की जाए, जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जहाँ पर कि देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार मोदी सरकार जो है वो प्रयासरत है। पिछले 10 सालों से अगर बात करें तो लगातार काम किया जा रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या फिर वो रेल कनेक्टिविटी हो। एक सपना यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी का साकार किया गया है। कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल सर्विसेज जो है उनका भी शुभारंभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए आज तो जम्मू रेल डिवीजन की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए कई रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बिल्कुल, पीएम मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 12:30 बजे शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं।
ये वर्चुअल मोड पर होगा और प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन भी खुद वर्चुअल मोड पर करने वाले हैं। बिल्कुल, तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन आज सीएम करने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी जाएगी। बिल्कुल, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम मोदी सरकार ने यहाँ पर लिया है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रयासरत है रोड और रेल कनेक्टिविटी। आसपास के क्षेत्रों के विकास में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्रों में विकास बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो कोई भी इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो या फिर बाकी अन्य इलाके हों। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर जो संजीदगी इस वर्तमान सरकार ने पिछले कुछ सालों में खास तौर पर रेलवे के नेटवर्क को लेकर दिखाई हो या फिर रोड की कनेक्टिविटी को लेकर दिखाई हो, वो अतुलनीय है और उसको लेकर बहुत चीजें लगातार चल रही हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन करेंगे, जिससे रेलवे के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। लंबी ये मांग थी और जब ये मांग पूरी होगी तो तमाम जो रेलवे का स्ट्रक्चर है, रेलवे का जो ढांचा है, वो जम्मू के अंदर ही प्राप्त मिलेगा। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि लगातार मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। रोड और रेल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं जम्मू से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, आज तकरीबन 12:30 बजे के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और साथ ही साथ तेलंगाना में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक और कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा जम्मू के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली जो है वो आधारशिला यहाँ पर रखेंगे और इस समय सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं और सांसद जगत किशोर शर्मा भी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो है वो वर्चुअली मोड पर इनॉग्रेट यहाँ पर करेंगे, यानी कि आधारशिला जो है वो रखी जाएगी। देखिए जम्मू जो रेलवे डिवीजन है, कई लंबे इंतजार के बाद जो है वो आखिरकार यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर मांग भी की जा रही थी और काफी लंबे समय का ये इंतजार भी है। और जम्मू का जो है वो मुख्यालय रहने वाला है। देखिए, एक तो शहर में जो है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कहीं कि टूरिज्म में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। टूरिस्ट भी जो है वो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा आएंगे और जम्मू रेलवे डिवीजन जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि काफी लंबे समय की जो है ये मांग की जा रही थी। और साथ ही साथ आप देखिए कर्मचारियों की अगर मैं बात करूँ तो कहीं भी उन्हें फिरोजापुर जाना पड़ता था काम के सिलसिले के लिए और उनका काफी समय जो है वो तीन होता था। तो वो समय भी कंज्यूम होगा, क्योंकि इसका मुख्यालय ही यहाँ पर होगा। कर्मचारी जो है वो आराम से यहाँ पर जो है वो अपना काम जो उन्हें फिरोजापुर जाना पड़ता था, अब वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर अधिक नियुक्ति भी यहाँ पर होगी। तो ये अगर मैं बात करूँ देश की रेलवे में जो है वो 16 जोन है और ये देश का जो होगा कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उस समय एक डिवीजन है रेलवे की और कुल मिलाकर जो है वो देश का डिवीजन है। बिल्कुल शिल्पा, ये कितनी बड़ी सौगात है खास तौर पर रेलवे विभाग के लिए। लोगों को तो सुविधाएं मिलेंगी, लोगों के लिए सफर आसान होंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और भी चीजें वहां पर दुरुस्त देखने को मिल सकेंगी। लेकिन विभाग को कितनी बड़ी ये राहत की सांस है, क्योंकि यहाँ से पंजाब या बाकी अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है वो 100 स्टेशन को इसमें जो है वो 100 स्टेशन आएंगे और साथ ही साथ आप देखिए कि ये अलग अलग जिला जो है वो वहाँ पर यानी कि जम्मू डिवीजन में जो है वो अलग अलग जिला बारामूला, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग, रामबन, कठुआ, जम्मू और उधमपुर जो है ये जिला आएंगे और इससे विभाग को काफी ज्यादा आप देखिए जो कर्मचारी है जिन्हें फिरोजापुर जाना पड़ता था, अब वो कर्मचारी वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो यहीं पर होगा। उनका इस समय जो वहाँ पर कंज्यूम होता था, जो समय वहाँ पर लगता था, अब वो समय जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर स्टाफ की जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होगी। तो ये बहुत बड़ी ऐसे कहा जाए बहुत बड़ी सौगात है जम्मू को, काफी लंबे समय से इसका जो है वो इंतजार कर रहे थे। और न केवल विभाग को आप देखिए शहर में जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, रेल को और रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देना, उसको और मजबूत करना, ये एक इसका जीता जागता सबूत, एक बड़ा सबूत जो है वो रेलवे पुल के तौर पर है। रियासी में एक सबसे बड़ा पुल, दुनिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। वो गवाही खुद दे देता है कि रेलवे के क्षेत्र में या रेल को बढ़ावा देने के लिए कितना कुछ किया गया है। ये प्रक्रिया आगे भी किस तरह से चलेगी और जम्मू कश्मीर को कैसे बाकी राज्यों से रेल के माध्यम से जोड़े जाने की कोशिश की जा सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ी सौगात है और लगातार जिस प्रकार के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने कहा कि तो स्टेशन जो है वो इसमें आएंगे, तो अलग अलग जिला जो है वो इसमें आएंगे और इसका जो मुख्यालय रहने वाला है वो जम्मू में ही मुख्यालय रहेगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात है और आगे आप देखेंगे कि ऐसे कार्य जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक तरफ आप देखिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो रेल पहुंचाई जा रही है, रेलवे लाइन जो है वो जोड़ी गई है। तो एक तरफ जहाँ पे जम्मू डिवीजन बन रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो रेलवे लाइन जोड़ी गई है। तो ये बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर के लिए सौगात है कि इस तरफ जम्मू डिवीजन में बनाया गया हमारी तक जो है वो जोड़ी जा रही है। तो जी बोलिए। देखिए, अगर मैं इस रेलवे डिवीजन की बात करूँ तो जिस प्रकार से नरवाल की सबसे महंगी वहाँ पर जो भूमि देखी गई है वो करीबन 30 एकड़ जो है ये भूमि है, जहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। उसी समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली मोड पर जो है तो यहाँ पर आधारशिला रखी है और ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि काफी लंबे समय का ये इंतजार था। लोकल और साथ कर्मचारी है रेलवे के, तो काफी लंबे समय। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये उद्घाटन होगा और जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी जो सुविधा है, एक बहुत बड़ी जो सौगात है, वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वर्चुअली समर्पित की जाएगी। इसका फायदा सीधा जम्मू कश्मीर को होना है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी प्रयागराज की और प्रयागराज में होने वाले देश और दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ की, जहां पर तैयारियां तेज हैं और दिन रात वहां पर मेहनत की जा रही है ताकि ये महाकुंभ सुगम तरीके से चल पाए, सुरक्षित तरीके से चल पाए। इसके लिए हर सुविधा देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु के लिए रखी जाए, यात्रियों के लिए रखी जाए, जो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया से वहां पर पहुंचेंगे। और जो आंकड़ा प्रस्तावित आंकड़ा है, लगभग 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इस महाकुंभ के अंदर पहुंच सकते हैं, उनके लिए हर सुविधा रखी जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पीएम की बात करें या फिर सीएम की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, जहां पर 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में इस बार शिरकत करने वाले हैं। और क्योंकि शीतल लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, उसके मद्देनजर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली यहाँ पर प्रायोरिटी रहने वाली है कि जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें, यहाँ पे अन्य बिजली पानी रोड की बात करें तो सभी द्वारा जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसी बीच में साइबर तकनीकी एक्सपर्ट भी जो है सामने आए हैं और इसी बीच में डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने क्या कुछ जानकारी इस हवाले से साझा की है, पहले आप ये सुनिए। इस महाकुंभ का नारा ही है कि दिव्य भव्य और डिजिटल को, इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बृहद तैयारियां की गई। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ एमओयू किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है और साथ ही साथ जो इनके दो आयाम हैं साइबर स्पेस के, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है उस पर भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है, उपलब्ध है, जहां से कुंभ में ली जाने वाली सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन उस लिंक पे अवेलेबल है। और ये लिंक हमारे जो कुंभ का ऑफिशियल हैंडल है उस पर भी अवेलेबल है तथा हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉडुलेंट लिंक्स के पे जो लोगों की ठगी हो रही है उस पर भी प्रहार किया गया है। हम लोगों ने जो डिजिटल वॉरियर का एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया था कुंभ के लिए,
उसके भी काफी सुखद परिणाम आ रहे हैं। हम लोगों को लगातार एजुकेट कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं का कि में जो बच्चे हैं उनका लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनको हम अपने डिजिटल वॉलंटियर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फायदा उठाकर हम इन चीजों को ज्यादा प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की कोई साइबर। सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, जिन्होंने इस पूरे तैयारी को लेकर जानकारी दी है। लेकिन हम भी इस पूरे जो महाकुंभ होना है, इसकी तैयारियां होनी है, जो हो रही हैं, उसको लेकर हमारी टीम भी वहां पर पहुंच रही है और हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा अनुज हनुमत की ये खास रिपोर्ट। बहुत सुंदर लग रहा है और ऐसी व्यवस्था मैं समझता हूँ कि अपने भारत में कहीं नहीं होती होगी, सिर्फ इलाहाबाद के अलावा। तो इस बार किन किन आयोजनों में आपकी नजर होगी? इस बार हम सभी जगह लगभग घूमेंगे, सब देखेंगे, स्नान करेंगे, गंगा जी का मेन स्नानों में जाएंगे। उसके बाद कहाँ से आए हैं? हम आए चित्रकूट। क्या नाम है? राम दुबे। 13 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत होगी। इस समय जेके न्यूज प्रयागराज कुंभ में है, संगम नगरी में। उस संगम नगरी में जहाँ पे लगातार घाटों का निर्माण चल रहा है, देखेंगे रेती में होने वाले सबसे बड़े आयोजन की तस्वीरें हैं जो आपको वहाँ पे दिख रही हैं। युद्ध स्तर पर घाटों का निर्माण किया जा रहा है स्नान के लिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे काम चल रहा है, सेक्टर 20 बताया जा रहा है, जहाँ पे जो प्लाटून पुल है उनके बीच में ये घाट बनाया गया और ये घाट अखाड़ों की तरफ है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है वो कुछ ही दिनों पर इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके ये घाट यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि घाटों के बनाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है और सुरक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम जो प्रशासन द्वारा कोशिशें की जा रही है वो ये कि घाट बनने के पहले जो नदी का बहाव है उसे ध्यान में रखते हुए बोरियां डाली गई हैं। आयोजन ये तस्वीरें हैं जो आपको वहाँ पे दिख रही हैं। युद्ध स्तर पर घाटों का तो चलिए सीधी रिपोर्ट आप प्रयागराज से देख रहे थे, जहां पर की सभी तैयारियां का जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे जहां पर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ में पत्रकार की हत्या मामले में मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से इस मुख्य आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार जो है वो हैदराबाद से किया गया है। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी सफलता इस वक्त मिली है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या की गई थी और इस पत्रकार का कसूर कुछ और नहीं था बल्कि एक भ्रष्टाचार को उजागर करना था। पत्रकार हमेशा पूरी निडरता के साथ, पूरी मेहनत के साथ जमीन पर जाते हैं और लोगों के हित में, लोगों के लिए या फिर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको बाहर लाते हैं। लेकिन इस तरह से पत्रकारों के साथ सलूक करना वाकई में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो है वो या फिर उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों को लेकर कोई भी ठोस कदम या पत्रकारों को लेकर कोई भी सुरक्षा जो है वो उचित पैमाने पर जो है वो तय नहीं की गई है और सुनिश्चित नहीं की गई है, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल, तो बता दें ये पूरा मामला क्या कुछ था। 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे इसकी हत्या की गई है। 2 जनवरी को उनके भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये 2 जनवरी का मामला है जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिल्कुल, शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी, जिसके बाद की सेप्टिक टैंक के अंदर से ये लाश बरामद हुई है। फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास का ही दिखा और उसके बाद ये जांच और भी आगे बढ़ी और उन तक पहुंच पाई। बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें कि अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखाई दिए थे। जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया था। जीमेल के जरिए उनका लोकेशन ट्रेस हुआ था। बिल्कुल, मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में होना पाया गया था। यहीं पर सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर है
और बता दें कि यहाँ पर पुलिस की टीम को इलाके पर पहुंचाया गया, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और तहकीकात शुरू की। इस दौरान कुछ पत्रकार भी साथ थे और उनकी नजर सेप्टिक टैंक पर पड़ गई और मामला आगे बढ़ा। बिल्कुल, टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब डाला गया था, लेकिन उसमें एक भी चैम्बर नहीं रखा गया था। बिल्कुल, देखिए वहां पर जब टैंक का कंक्रीट बनाया गया तो कोई जब चैम्बर नहीं दिखा तो शक हो गया, टैंक पूरी तरह से जब पैक दिखा तो शक हो गया। बिल्कुल, पुलिस से टैंक तोड़वाने की मांग की गई, जिसके बाद की पुलिस ने कुछ अधिकारियों को बुलाया और टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश जो है वो दिखाई पड़ी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। उसके बाद शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी कई सारे सवाल उठाए गए सरकार के समक्ष में, लेकिन सरकार ने कुछ तस्वीरें वायरल कर उल्टा विपक्ष पर जो है आरोप ठोक दिए। लेकिन बड़ी बात कि आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। फोन लाइन पर शंभू राही हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शंभू, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल बताइएगा जरा क्या प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल किशल, बताना चाहूंगा इसके सरगना जो मुख्य आरोपी है वो उसे जो है गिरफ्तार में लिया गया है। सुरेश चंद्राकर को देर रात जो है हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने उसे पकड़ी है। उसके बाद जो है बीजापुर लाया। उसके बाद जो है लगातार इस पूरे घटना को लेकर के जो है पूछताछ जो है जारी है और कड़ी से पूछताछ की जा रही है। ये हत्या में कितने लोग शामिल थे, किस इरादे से हत्या की गई है, ऐसे तमाम पहलुओं पर जो है एसआईटी की टीम जांच कर रही है और कड़ाई से इस मामले को लेकर के गंभीर मुद्दा बना हुआ है और कड़ाई से जांच कर रही है पुलिस। शंभू, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना बड़ा जो प्रहार करने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। और एक बात यहाँ पर ये भी सामने आती है, जब पत्रकार जो है सरकार पर कई तरीके के सवाल उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो सरकार पर लग रहे हैं। और जब पत्रकारिता का काम यही है कि सरकार पर कई तरीके के सवाल उठाए, सच्चाई को सामने लाया जाए, और जब सच्चाई सामने आने की बात आती है तो इन पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। आम जनता कहाँ पर है? आम जनता का जो उनकी सुनवाई है वो कहाँ पर हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई, हत्या के बाद जो है पूरा देश जो है दहल गया और सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, ऐसे तमाम प्रकार के जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा एक ब्रीफ करना चाहूंगा। इससे पहले 3 पत्रकार इसको लेकर के 3 पत्रकारों की और हत्या हुई है, जिसे अब तक जो है अनसुलझे है। जिसमें सत्य राजपूत के नाम से एक और पत्रकार थे, जिन्हें लगभग 15-17 साल पहले जो है उसकी हत्या हुई थी। उस पर जो लगातार सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अब तक उस पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे बिलासपुर में जो पत्रकार की हत्या हुई थी वो भी अनसुलझी है। उसके बाद एक मुकेश की हत्या हुई है। तो कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। हम लोग कुछ दिन पहले ही राजभवन गए अपनी मांगों को लेकर के, पत्रकार भी गए मांगों को लेकर के, राज्यपाल से मिलना चाहा, लेकिन राज्यपाल हमसे मिले नहीं। हम लोग कई घंटों तक जो है राज्यपाल के बाहर पे खड़े रहे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंभू, ये तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ी बात है एक पत्रकार की हत्या होना और उसके बाद अभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया है और ना ही पत्रकारों को ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे कंधों पर रहेगी, हमारे जिम्मे पर रहेगी। पत्रकार बस आता है, अपना काम करके चले जाता है, लेकिन कई बार पत्रकार को कई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है और जाने भी गंवानी पड़ती है। अब बात करेंगे संभल हिंसा को लेकर, जो एक बड़ा मामला आया था। 19 को पहला सर्वे और 24 को जब वहां पर टीम दूसरा सर्वे करने के लिए पहुंची तो वो सर्वे न सिर्फ सर्वे तक सीमित रहा बल्कि उसके बाद हिंसा में तब्दील हो गया और ये हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसमें 4 से 5 लोगों की जान चली गई और कई सारे पुलिस वाली जो जानकारी हैं, उस जो पुलिस के अधिकारी हैं या बाकी जो अन्य सर्वे के अधिकारी हैं वो भी घायल हुए थे। तो ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसमें 52 लोग
गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर आपके सामने है ये सलीम की तस्वीर है। ये एक और दंगे था जिसे कि पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि संभल हिंसा में एक और दंगे गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से कि खोखा, कारतूस और अन्य इसी तरीके का कुछ सामान जो है वो बरामद किया गया है। अभी तक 52 जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी है। दिल्ली के सीलमपुर के आसपास से इसको मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोगों को यहाँ पर चिन्हित भी किया गया था, जिसके बाद की पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और फिलहाल के लिए अभी एक और दंगे को गिरफ्तार किया गया है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। बिल्कुल देखिए, जो आरोपी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है ये संभल हिंसा का आरोपी माना जा रहा है और ये संभल से भागकर दिल्ली के सीलमपुरी पहुंच चुका था। संभल हिंसा का जो अपडेट है वो आपको बताएंगे। एक और दंगाई की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, एक और दंगे की गिरफ्तारी, लेकिन अभी तक 52 आरोपी जो हैं वो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी पर गोली दागने वाला दंगाई फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, 24 नवंबर को हिंसा के बाद दिल्ली के सीलमपुर भाग गया था ये मुख्य दंगे और आज जो है वो इसे गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हालांकि खबरें थी कि ये पुलिस के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन उससे पहले ही फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और जांच का दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन जांच सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है कि वहां पर क्या हुआ, हिंसा हुई, पत्ता हुआ, और भी चीजें हैं। संभल आकर कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था आरोपी, कोर्ट में आके सरेंडर करना था, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, बता दें कि पुलिस ने आरोपी सलीम से 12 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया गया है। 5 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया है। बिल्कुल, आरोपी सलीम ने ही 12 बोर के 5 कारतूस जो है वो लूटे थे, जिसके बाद की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो बता दें कि संभल हिंसा में लगातार अपडेट सामने आ रही है, जहां पर टीम्स तैनात की गई थी, अब इस टीम्स को लगातार कामयाबी हासिल हो रही है और 52 अलग अलग जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज एक और बड़ी कार्रवाई, जहां पर सीओ पर गोली दागने वाला जो आरोपी था सलीम, उसे गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में विगत 24 नवंबर को हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप अभी तक 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज एक अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मोहल्ला नाला थाना कोतवाली संभल को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त द्वारा पुलिस कर्मियों से उनके पंप गन के 5 कारतूस 12 बोर लूट लिए गए थे। साथ ही क्षेत्राधिकारी संभल पर फायरिंग की गई थी। इस अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए 5 कारतूस 12 बोर एवं एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त घटना के पश्चात सीलमपुर नई दिल्ली भाग गया था एवं वह अभी शीघ्र ही वापस लौटा था एवं सरेंडर के प्रयास में था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट के सहित 7 मुकदमे पंजीकृत रहे हैं एवं यह नंबर अपराधी रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार पुलिस की कार्रवाई जो है वो तूल पकड़ती जा रही है और आपने देखा किस तरीके से सलीम को गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। फिलहाल हमारे साथ विजेंद्र सिंह सीधे संभल से ज्वाइन कर चुके हैं। विजेंद्र, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं, पहले दिन से आप लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। आज की क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है जहां पर एक और गिरफ्तारी पुलिस ने की है? पूरी अपडेट बताइएगा, क्या कुछ है? बिल्कुल शिब्बन, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जिस तरह से बवाल हुआ, लगातार उसको लेकर के जो प्रशासन है पूरी तरह से सख्त है और लगातार दिन पर दिन खुलासे तीर्थ स्थलों को लेकर हो ही रहे हैं। लेकिन जो इसमें आरोपी हैं, एफआईआर में दंगे करने में आरोपी हैं, फायरिंग करने में आरोपी हैं और पत्थर फेंकने में जो आरोपी है, लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर रही है। इसी दौर में मैं आपको बता दूं कि जो सलीम था, जो संभल कोतवाली का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, आधा दर्जन से अधिक उस पर मुकदमे दर्ज है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जिसने 24 नवंबर से जब से हिंसा हुई थी, ये यहाँ से फरार हो गया था और इस पर यह भी आरोप है कि जो संभल सदर सीओ है अनुज चौधरी, उन पर इसने गोली चलाई थी। गोली चलाने का भी ये आरोपी है। इसको सीलमपुर जो है ठिकाना इसका था, लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की जो फौज है, जो पुलिस है, वो इसके पीछे लगी थी और पुलिस ने जाल बिछा रखा था। ये सरेंडर करने की फिराक में था जिला कोर्ट संभल में। उसी समय इसको दबोचा गया है और इसके कब्जे से
से 12 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं, एक खोखा बरामद हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, एडिशनल एसपी ने 52 गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से एक खबर और मिल रही है कि इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एडिशनल एसपी ने अपने बयान में इसकी पुष्टि जरूर नहीं की है। बताया जा रहा है कि वो महिला भी पत्थर फेंकने में शामिल थी और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ लगातार की जा रही है। धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि ये हिंसा का मामला और पत्थरबाजी का मामला, उसके बाद हथियार भी कुछ बरामद किए गए हैं, गोली भी चलाई है, तो क्या क्या धाराएं हो सकती हैं संभवतः? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी संगीन धाराएं हैं पुलिस के द्वारा लगाई गई, क्योंकि एक एफआईआर नहीं है, 3 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। संबल कोतवाली है, नगासा है, हाथनगर है, 2700 से अधिक एफआईआर है, जिसमें 8 जनी है। 307 की जो धारा है बीएनएस में जो चेंज हुई है धाराएं, पुलिस पर गोली चलाने की हो, 307 की हो, जान से मारने की धमकियां हो, जो संगीन धाराएं बीएनएस में तब्दील की गई है, वो सभी धाराएं लगाई गई है और उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 100 से अधिक लोग अभी आइडेंटिफाई हो पाए, कार्रवाई अभी और बाकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस के लिए यह भी देखना है कि आखिर अवैध असले कहां से आए और जो खोखे थे पाकिस्तान और अमेरिका के खोखे जो बरामद हुए थे, जिनकी लैब को जांच फॉरेंसिक के माध्यम से पहुंची है, उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर वो कारतूस और असले कहां से बरामद हो, वो अभी बाकी है। लगातार कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी, लेकिन विजेंद्र, अब देखिए, ये काफी संगीन जुर्म इसने किया है, पुलिस पर गोली दागने का काम किया है। वहीं पर दूसरी तरफ जो 52 और गिरफ्तारियां सामने आई हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, तो तमाम चीजों से अगर हम अंदाजा लगाएं तो और गिरफ्तारियां संभव तौर से हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शिबन, क्योंकि ये गिरफ्तारी का मामला अगर बताया जाए संभल से, तो लगातार जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र पैसिया डीएम हो, या फिर डीआईजी मुनराज हो, या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, ये क्लियर कर चुके हैं किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संगीन से संगीन धाराओं में मुकदमे होंगे। हालांकि इसमें रास्ता लगाने की भी बात की गई थी और उसमें अभी तक जो कार्रवाई है वो आपको बता दें, फोटो तो लगाए जा रहे हैं और इनाम भी घोषित होना अभी बाकी है। इनामिया घोषित भी कुछ लोगों को किया गया है, उसकी सूची जारी होने वाली है। तो लगातार अगर कार्रवाई की बात करें तो बहुत फौरी तरीके पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जब सूबे के मुखिया लगातार जानकारी के अनुसार ये कह चुके हैं कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विजेंद्र, ये वही संभल मामला है जो कि सड़कों से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक काफी तूल पकड़ता गया। अब इस मामले में कुछ सपा के जो सांसद है, अगर बात करें जिया रहमान बर्क की, उन पर भी कार्रवाई देखने को मिली। उनके घर पर रेड हुई, बिजली विभाग पहुंचा, पुलिस विभाग पहुंचा। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? वहीं पर जिया रहमान बर्क है, उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? तो शिब्बन, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 3 एफआईआर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता पर जो दर्ज हुई हैं और तीनों एफआईआर अलग अलग हैं। पहली एफआईआर सांसद जो बर्क है उनके खिलाफ हिंसा को भड़काने में, लोगों को उकसाने में है। उनका नाम एफआईआर में प्रशासन के द्वारा लिखा गया है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। हालांकि उन्होंने कहा मैं नहीं था, बेंगलोर था। ये जांच का विषय है, अपनी सफाई में वो दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहीं किसी भी तरह से सांसद को राहत देने में नजर नहीं आ रहा। ना ही प्रशासन इस मूड में है कि किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को संबल मामले में राहत मिले। हालांकि वो विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये मामला और भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तारियां हैं, उसकी संख्या भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। अब बात होगी बिहार की। बिहार में बीपीएससी के छात्र, बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन पर हैं और उनकी अगुवाई कर रहे प्रशांत किशोर भी कई दिनों से जो है वो उनके साथ खड़े थे, गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे और आमरण अनशन कर रहे थे। और अब जाकर उन्हें पुलिस ने उठा लिया है। आज सुबह वहां पर जब पुलिस पहुंची तो धरना स्थल से उन्हें उठाकर अस्पताल में ले गई। बिल्कुल, बता दें कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक शिक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन जो है वो लगातार जारी है। और इस आमरण अनशन को समर्थन देने के लिए किशोर की बात की जाए, प्रशांत किशोर, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। वो भी लगातार आमरण अनशन पर थे। इन अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए वहाँ पर लगातार इनके साथ बैठे थे, शाना बशाना चल रहे थे। और इसी दौरान सुबह 4 बजे के करीब पुलिस
विभाग वहां पर पहुंचता है, कुछ अधिकारी वहां पहुंचते हैं और कथित तौर पर ये आरोप प्रशांत द्वारा लगाए गए हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद कि उन्हें हिरासत में भी लिया गया। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है ये आहिस्ता आहिस्ता करके जब जांच होगी तो वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो लगातार इसको लेकर आमरण अनशन अभी भी जारी है। लेकिन धरना स्थल से जबरन उठाकर प्रशांत की बात की जाए तो उसे एम्स ले गई, जहां पर की तस्वीर आपके सामने। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और एक ही मांग है कि जो धांधली हुई है उसकी जांच की जाए। हिरासत में प्रशांत किशोर को लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया है, ये फिलहाल इस वक्त की मुख्य अपडेट है। बिल्कुल बता दें कि सुबह 4 बजे गांधी मैदान में पुलिस विभाग पहुंची और प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। धरना स्थल से जबरन उठाकर उन्हें एम्स ले गई और उसके बाद जो ये खबर आ रही है कि हिरासत में लिया गया। बिल्कुल 2 जनवरी से आमरण अनशन पर लगातार प्रशांत किशोर बैठे थे। पुलिस ने गांधी मैदान खाली करवा दिया है क्योंकि गांधी मैदान पर उन्हें ये प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब वहां पर पुलिस पहुंची, पीके को उठाया और फिलहाल पूरे गांधी मैदान को वहां से खाली कर दिया। बिल्कुल आपको बता दें कि जब पीके को हिरासत में लिया गया उसके बाद जमकर वहां पर हंगामा देखने को मिला, चाहे वो अभ्यर्थी थे या फिर वो पीके के समर्थक थे, उन्होंने हंगामा काटा। बिल्कुल ये वही पीके हैं जिन्होंने अपनी पहचान 2014 के बाद एक रणनीतिकार के तौर पर बनाई थी, सियासी रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। उसके बाद समय समय पर वो चुनाव के समय में, चुनाव के दौरान में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते थे। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, अपनी पार्टी का निर्माण किया है और अब देखिए वो फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समर्थकों का साफ तौर से कहना है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके हकों की बात कर रहे हैं। छात्रों के लिए लड़ रहे थे, बिहार सरकार उस एकता से डर रहे हैं, ये आरोप भी सरकार पर लगाया गया। बिल्कुल प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साफ तौर से पीके द्वारा कहा गया कि उनको हिरासत में तो लिया गया है लेकिन फिर भी शांति बनाए रखे। वहीं पर बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन किन मांगों की वजह से, क्या कुछ पूरा मामला है वो बताएंगे। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक शिक्षा विवाद में परीक्षार्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग यहाँ पर उठाई है। देखिए बहुत सारी मांगे हैं और पेपर लीक होने की अफवाह बापू सेंटर से उड़ी थी और उसके बाद अफवाह जो है और भी बढ़ गई। बिल्कुल परीक्षार्थियों को पेपर थोड़े अंतराल के बाद 2 बार में बांटे गए, जिसकी वजह से ये विवाद बना। सेंटर में कुछ पेपर कम पड़ गए थे, दूसरे केंद्र से मंगवाने पड़े और ये बड़ा विवाद बच गया। बिल्कुल इसी के चलते कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की अफवाह फैला दी, जिसके बाद लगातार अब आमरण अनशन और उसके बाद सड़कों पर भी काफी ज्यादा प्रदर्शन। और बीपीएससी छात्र परीक्षा का बहिष्कार करते हुए भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। और उसके बाद मांग ये उठी कि पूरी पीटी परीक्षा जो है उसे रद्द किया जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और बताई थी। जिस तरह से सरकार ने उन पर लाठीचार्ज हो या फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अब ये अभ्यर्थियों का मामला सियासत की भेंट चढ़ गया है। अमित कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जरा पूरी अपडेट बताइए, क्योंकि प्रशांत किशोर हिरासत में लिए गए हैं, ऐसी बड़ी खबर है। अभी क्या प्रक्रिया चल रही है सुबह से लेकर अभी तक? निश्चित ही देखिए प्रशांत 13 दिसंबर को जो बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी, अब वो मुद्दा न्यायालय तक पहुंच गया है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रशांत किशोर को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनके द्वारा जो अनाधिकृत तौर पर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जो धरना दिया जा रहा था, साथ ही कई उन पर आरोप गठित किए गए। तो इन सारे मामलों को लेकर पटना के सिविल कोर्ट में प्रशांत किशोर को पुलिस पेश करेगी। इससे पहले प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य जांच कराया गया। इसके बाद एकाएक प्रशांत किशोर गायब हो गए थे, कहा जाए तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसको लेकर उनके प्रशंसक काफी चिंतित हो गए थे। अंततः प्रशांत किशोर को फतुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका स्वास्थ्य जांच कराया गया और अब ये बात सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर को अब से थोड़े ही देर के बाद पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां उनको न्यायिक के तौर पर जो क्या कुछ सुनने को मिलता है या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखना काफी रोचक होगा। लेकिन अमित, जिस तरीके से प्रशांत कुमार को हिरासत में लिया गया और उनकी तरफ से ये भी पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि सुबह 4 बजे उनके पास आते हैं और उन्हें थप्पड़ लगाकर हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाते
हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो हिंसा के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि आप शांति बनाए रखें, मामला जो है वो सुलझ जाएगा, अभ्यर्थियों के साथ जरूर इंसाफ होगा। निश्चित तौर पर शिवमोहन, देखिए खास इस पूरे प्रकरण में खास बात ये रही कि बीते रविवार को, यानी कि उस रविवार को भी जो परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, तो उस लाठीचार्ज के दौरान भी किसी भी परीक्षार्थी ने पुलिस पर किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। साथ ही आज भी जो प्रशांत किशोर के साथ सुबह में करीब 3:45 पर प्रशांत किशोर को जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, तो परीक्षार्थियों के तरफ से या फिर जो प्रशांत किशोर के समर्थक है उनके तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किसी तरह का बात नहीं किया गया। तो प्रशांत किशोर सीधे तौर पर यह कहे कि ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह है, हम लोग गांधी की राह पर है और हम सत्याग्रह करने के लिए कहीं कोई जगह की आदेश लेने की जरूरत नहीं है, किसी जगह। क्योंकि बिहार इस बार चुनावी साल है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन अब जब शुरुआत से ही शुरू हो गए हैं, इस साल की शुरुआत से ही, क्या ये हवा बनाने का काम करेंगे बिहार के अंदर किसी भी पार्टी के लिए, और कितनी बड़ी भूमिका रहेगी? बिल्कुल शीतल, देखिए बिल्कुल देखिए, विपक्ष की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत कुमार विद्यार्थियों जो बीपीएससी परीक्षार्थी है, इनका मुद्दा को राजनीतिक लाभ लेने के लिए धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये वीआईपी अनशन का नाम उन्होंने दिया है। ठीक, देखिए वीआईपी अनशन है तो विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और सारी पार्टियां तो छल बल अकल बुद्धि विवेक जो भी हो सकता है, जो भी विद्या होती है, तो सारे विद्या का इस्तेमाल हो रहा है। और अनशन जो इस साल की शुरुआत में ही 2 जनवरी से प्रशांत किशोर ने अनशन किया, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हालांकि बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ तमाम दल के लोग अपनी सहानुभूति दर्ज करा रहे हैं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अमित हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात झारखंड की होगी, जहां पर एक चुनावी वादा आज पूरा किया जा रहा है और झारखंड सरकार की तरफ से ये सौगात वहां की महिलाओं के लिए दी जाएगी, खाते में डाली जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि, जो चुनाव से पहले घोषणा हुई थी, और 56 लाख महिलाओं के खाते में ये सीधी राशि डालने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल, बता दें कि वही महिला सम्मान योजना है जिस पर बहुत ज्यादा सियासत जो है वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, और 56 लाख महिलाओं के खाते में ये महिला सम्मान योजना के तहत राशि जो है वो डाली जाएगी। बता दें कि 2500 यानी कि 2500 रुपए जो है वो सभी महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, और आज झारखंड की 56 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की बहुत बड़ी राशि यहाँ पर डाली जाएगी। वादे के अनुसार 2500 रुपए सभी के खाते में डाले जाएंगे। और जब विधानसभा चुनाव यहाँ पर झारखंड में हुए थे पिछले साल के अंत में, यानी कि 2024 के अंत में जब सरकार बनी थी, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो साफ तौर से यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए लगातार ये सरकार काम करेगी, और अब ये वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। 2500 रुपए हर एक महिला के खाते में डाले जाएंगे। 56 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको किसका लाभ मिलता नजर आएगा। हमारे साथ एक बार फिर से शंभू राय ज्वाइन कर चुके हैं। शंभू, बताइएगा, जो सरकार ने वादे किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर बनी थी, वादे यहाँ पर किए गए थे, उन वादों को पूरा करने का काम भी लगातार ये सरकार करती नजर आ रही है। 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जो है वो डाले जाएंगे। वो तो नहीं है, अभी मैं मनीष कुमार झा हूँ झारखंड से, जहाँ से लेकर मैं उपस्थित हूँ। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से वादे किए गए थे और चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था शिवपुआन मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि, क्योंकि अगर हम बात करें एनडीए की ओर से भी ये घोषणा की गई थी कि यदि उनकी सरकार आएगी तो 2100 रुपये जो लाभुक हैं उनके खाते में डाले जाएंगे। परंतु ये जो महिलाओं ने भरोसा जताया है वो इंडिया गठबंधन की ओर जिताया, इनकी जो सरकार है वो आई, और इसमें कल्पना सोरेन की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने जिस तरह इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उनके जो वादे थे उनका जब जवाब देती दिख रही थी तो लोगों ने विश्वास जताया कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में महिलाओं के लिए कुछ ये सरकार करेगी। हालांकि दिसंबर में ही वादा था कि दिसंबर में 2500 रुपये जो लाभुक है
जिनका उम्र 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष है, उनके खाते में डाले जाएंगे। इसके लिए एक शर्त भी है सिपवन कि वो या उनके परिवार के लोग सरकारी जो नौकरी है उसमें नहीं होना चाहिए, विधायक के घर के नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह के कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन के बाद 56 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, जिसके खाते में आज यानी 12:30 बजे ये पैसा डाला जाएगा। और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित है, वो सांकेतिक रूप से 5 महिलाओं को ये सम्मान देंगे। इसके बाद ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि महिलाओं में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि सरकार वादे करती है, भूल जाती है, परंतु आज हेमंत सोरेन ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमने जो वादा किया था, कांग्रेस के नेता बताने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो वादा किया था खटाखट ये राशि सभी महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। मनीष, कितनी महिलाओं तक इसका लाभ मिलेगा, और ये जब पहली बार जब ये राशि डाली जाएगी, आगे किस तरह से इसकी पूरी ये प्रोसीजर चलेगा और कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान है? शीतल, पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। जिस समय 1000 रुपये यानी कि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में डाले गए थे, उस समय भी ये प्रश्न उठा था कि क्या ये अनवरत चलेगा। इस बात का जवाब कल्पना सोरेन ने दिया था। ये अनवरत चलने वाली योजनाएं हैं, ये सिर्फ वादे नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो 17 साल की लड़की आज हैं, वो कल जब 18 साल की हो जाएंगी तो उनका नाम जुड़ जाएगा, और जो आज 49 साल की हैं, वो जब 50 साल की हो जाएंगी तो उन्हें वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। इस योजना से उनका नाम काट दिया जाएगा। तो 2500 रुपये जो बढ़ी हुई राशि थी, इस पर संशय था, परंतु आज इस संशय को समाप्त कर दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तमाम झारखंड के जो 24 जिले हैं, सभी से सेलेक्टेड महिलाओं को बुलाया गया है और उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। निश्चित तौर पर 56 लाख महिलाओं के खाते में ये डाले जाएंगे, और कुछ लोग अभी रजिस्ट्रेशन करके इंतजार में हैं, उनका भी वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद उनके भी खाते में डाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इस जानकारी के लिए। सरकार फिलहाल महिलाओं के हित में कदम उठा रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अहम मीटिंग होने जा रही है। लोहगढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक होगी और इसमें अलग अलग लोग होंगे। दोपहर करीब 12 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। चंद मिनटों के बाद यानी ठीक 15 मिनट के बाद ये बैठक निर्धारित है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, उसके बाद करीब 3 बजे समीक्षा बैठक भी करेंगे। अलग अलग समय निर्धारित किया गया है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। गौशालाओं से संबंधित घोषणाओं को लेकर ये बैठक होने जा रही है। बिल्कुल बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे हरियाणा निवास में बैठक होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर 1 बजे भी एक बैठक करने वाले हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, और इसी बीच में एक और समीक्षा बैठक नायब सिंह सैनी जो है वो 3 बजे करने वाले हैं। गौशालाओं से संबंधित घोषणाओं को लेकर ये अहम बैठक होगी, क्योंकि लगातार हरियाणा में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, 2024 में विधानसभा चुनाव जब हुए थे, लगातार तब से लेकर अभी तक लगातार जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो काम कर रही है। चाहे महिलाएं हों या फिर युवा हों या फिर किसान हो, लगातार लोगों के लिए जो अलग अलग स्कीम्स हैं, जो अलग अलग योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं। और इसी बीच में पंचकुला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं, जहां पर बैठकों का दौर मिलेगा। बता दें, गुरु गोविंद सिंह जी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में माथा टेकेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं, और पंचकुला भी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जाएंगे, वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम है गुरु गोविंद सिंह जन्मोत्सव का कार्यक्रम, और इसमें खुद उन्होंने शामिल होना है। गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में आज मत्था भी टेकेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो उनके अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं, कुछ सरकारी कार्यक्रम हैं और कुछ और तरीके के कार्यक्रम हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शामिल होने वाले हैं। पंचकुला भी आज वो पहुंचने वाले हैं। अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव सुनिए सर। सरदार मनमीत सिंह जी, पार्षद राजीव गांधी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और आज के इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। अभी
26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहबजादा दिवस के साथ जुड़ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे, देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत के शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल दो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में सीन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 मई तो क्या हुआ, जीवित कही 1000। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं हो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी, देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है।
हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा था। वो देश और धर्म के मार्ग में बाधक है, और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लाइव और प्रकाश पर्व में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर संबोधन कर रहे थे। न्यूज रूम लाइव अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।